उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान से सुने। अगर आप 31 मार्च की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 31 मार्च को क्या है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि 31 मार्च से पहले आपको ये सैम्पल पेपर, ये जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैंने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि कुछ ऐसा ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है ना। उत्तराखंड बोर्ड के लिए है स्पेशल, आप ध्यान में रखिएगा। डिक्टो क्वेश्चन पेपर है, बड़ी एनालाइज करके, ठीक है ना, मैं आपके लिए तैयार करके लेके आया हूँ। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। आपका जो पेपर है इस बार वो 80 मार्क्स का होने वाला है, जो कि व्यष्टि और समष्टि के बीच में आधे आधे पार्ट में, यानी कि 40 to 40 का डिवाइड हुआ है। ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से आएंगे, ऑलरेडी मैं पहले आपको बता चुका हूं उसका कंप्लीट पैटर्न, और उसका ब्लूप्रिंट भी आपको जल्दी बता दूंगा, लेकिन आपको कंप्लीट पेपर की तैयारी करनी है लास्ट तक। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन है खंड आ का, किसने कहा था, ये एमसीक्यूज है, क्योंकि 4 क्वेश्चन खंड आ में, 4 क्वेश्चन खंड वा में। खंड आ कौन सा है, क्या है, खंड आ है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। पहले 4 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज होगा, नेक्स्ट 4 का होगा वेरी शॉर्ट, जहाँ पर आपको एक नंबर के हिसाब से एक शब्द में एक लाइन में आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है किसने कहा था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ऑब्वियसली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, कौन है, मैडम स्मिथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता निम्न में से क्या होगी। तो अपने साथ ध्यान में रखिएगा कि जब सीमांत उपयोगिता, जिसको हम बोलते हैं एमयू अगर 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में जो टीयू होगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि अधिकतम होगा। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूँ। मांग का किसी वस्तु की मात्रा और कीमत में कैसा संबंध होता है, यानी कि मांग में वस्तु की कीमत एक तरफ रखते हैं, दैट इज क्वांटिटी, दूसरी तरफ होता है प्राइस। दोनों में क्या रिलेशन है, ध्यान में रखिएगा। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो वस्तु की क्वांटिटी जो है वो कम होगी, वस्तु की कीमत अगर घटती है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों में विपरीत संबंध होता है, दैट इज विपरीत संबंध। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन का मौलिक उद्देश्य क्या है। किसी भी वस्तु के उत्पादन का, किसी भी उत्पादक का या फर्म का हमेशा उत्पादन क्रिया का मौलिक उद्देश्य होता है, वो है अधिकतम लाभ अर्जित करना। लाभ अर्जित करने के लिए उत्पादन को बढ़ाता है, जिसके रोजगार का सृजन होता है, मानव की संतुष्टि होती है, मानव का, ये बात की बात है, लेकिन लाभ अर्जित करना सबसे पहला उद्देश्य होता है। ये है एमसीक्यू 4। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वेरी शॉर्ट, जिसका आंसर आपको एक शब्द में, एक लाइन में या उतना देना है जिससे कंप्लीट आंसर पूरा हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। तो क्वेश्चन है आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ऑब्वियसली आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, आपका सिंपल आंसर होगा कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग वाले से, ठीक है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, सुनिएगा कि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों है, क्या होगा यहाँ पर, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। थोड़ा सा डाउट है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना, मैंने ध्यान से नहीं देखा, बट आपको पता होना चाहिए। आंसर मैं दोहरा देता हूँ, इसका आंसर है असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित, ठीक है ना, सीमित साधनों के सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य वस्तुओं से क्या अभिप्राय है। ऐसी वस्तु जिनका आय के साथ धनात्मक संबंध होता है उन्हें सामान्य वस्तु कहते हैं। मतलब आय में अगर वृद्धि होती है तो इन वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है, आय में कमी होती है तो इन वस्तुओं की मांग में भी कमी होगी, उन्हें सामान्य वस्तु कहते हैं। जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बाइक है, कार है, ये सब सामान्य वस्तुएं हैं। ठीक है। अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। अवसर लागत किसे कहते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए पहली वस्तु के उत्पादन में जो त्याग करना पड़ता है उस त्याग की मात्रा को अवसर लागत कहते हैं। रट लीजिए, एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 8, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए, यानी कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। उत्पादन के साधनों, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं इंग्लिश में, और उत्पादन की मात्रा जिसको बोला जाता है आउटपुट। तो उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच की जो संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। यहाँ पर इसके संबंध को कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दैट इज QX इक्वल टू F ब्रैकेट
A, B एंड C, यानी कि ये हो गया उत्पादन की मात्रा और ये हो गया उत्पादन के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 1 मार्क्स वाले कंप्लीट। अब 2 मार्क्स वाले, ठीक है, जिसका आंसर आपको 20 से 30 शब्दों में देना होता है, यानी कि शॉर्ट में देना होता है। पहला क्वेश्चन है, उपयोगिता का क्या अर्थ है? किसी वस्तु में निहित वह शक्ति या क्षमता जिससे किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। और उपयोगिता की जो प्रमुख विशेषताएं में होती हैं, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, यानी कि व्यक्ति के अनुसार उपयोगिता चेंज होती रहती है। साथ ही उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो लोगों के मन से जुड़ी है। हर जैसे व्यक्ति बदल जाता है, उपयोगिता भी उसकी बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, मांग तालिका का क्या अर्थ है? ठीक है, आंसर क्या है? किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी मांगी गई मात्रा को जिस तालिका में दर्शाया जाता है उस तालिका को मांग तालिका कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तरफ वस्तु की कीमत है, दूसरा मांग की मात्रा को दर्शाया जाता है, कीमत 10, मात्रा 20, कीमत 8, मात्रा 40। तो जैसे जैसे कीमत घटती चली जाती है, मांग की मात्रा भी आपकी बढ़ती चली जाती है। इस तालिका को मांग तालिका के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, औसत लागत किसे कहते हैं? प्रति इकाई उत्पादन की लागत को औसत लागत कहते हैं। औसत लागत को इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है, दैट इज AC। कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देकर प्राप्त राशि को औसत लागत कहते हैं। दैट इज फार्मूला है AC = TC डिवाइडेड बाई Q। Q पर क्वांटिटी, TC पर टोटल लागत, ठीक है। मूल्य विभेद से आप क्या समझते हैं? मूल्य विभेद होता क्या है? एक वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर बेचना मूल्य विभेद कहता है। मूल्य विभेद एकाधिकार बाजार की स्थिति में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूल्य विभेद क्या है? जैसे मान कोई वस्तु है, ठीक है ना, मान लीजिए एक पेन है, एक ही पेन है, उसके जैसा पेन मार्केट में कोई नहीं बेचता है। वो उस पेन की एक्चुअल कीमत कितनी है? 10 रुपये है, ₹10। तो एकाधिकार में एक ही विक्रेता है, एक ही पेन है, उस पेन की बहुत डिमांड है, तो मुझे क्या करना? तो मान लो 3 लोग हैं, 3 लोग उस पेन को खरीदने के लिए जा रहे हैं। वो चाहता है एक को उसको 9 रुपये में बेच सकता है, एक को 10 रुपये में बेच सकता है और एक को 11 रुपये, यानी कि एक ही वस्तु को अलग अलग लोगों पर अलग अलग कीमत में बेचना ही कीमत विभेद कहलाता है। मूल्य विभेद आल्सो नोन एज, ठीक है ना, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, थोड़ा सा लंबा लिखना है, 2 मार्क्स से ज़्यादा लिखना है। इसका 40 से 45 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है ना, आप केवल ज़्यादा लिखते चले जाएंगे, ज़्यादा लिखते जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं। इकोनॉमिक्स में हमेशा सही लिखना है, अच्छा लिखना है और कंप्लीट आंसर देना है, चाहे थोड़ा सा लंबाई क्यों ना जाए और थोड़ा सा छोटा ही क्यों नहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्थानापन्न को परिभाषित कीजिए, 2 उदाहरण भी दीजिए। स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर होता है, यह वस्तुएं एक दूसरे की प्रतिस्थापन होती है, अर्थात दोनों की उपयोगिता एक जैसी होती है, ठीक है ना, और जिससे दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विकल्प के रूप में कार्य करती हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी दोनों ही थकान मिटाने के लिए यूज़ करती हैं, दोनों ही एक ही जैसे तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन या तो चाय पिया जाएगा या तो कॉफ़ी पिया जाएगा। चाय की जगह कॉफ़ी पर, कॉफ़ी की जगह चाय, एक दूसरे की प्रतिपूरक है। जैसे आल्टो कार और टियागो कार दोनों ही सस्ती कार है, ठीक है ना, फैमिली कार है, या तो आल्टो कार खरीदेंगे या फिर टियागो कार, या इसकी जगह कोई भी दूसरी हो सकती है। मतलब ऐसी वस्तु जो एक सिमिलर उपयोगिता के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है, उन्हें हम जो है स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मांग का नियम क्या है? मांग के नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। इस नियम के अनुसार वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें मतलब जो मांग को प्रभावित करने वाली दूसरी कारक है, जैसे आय हो गई, फैशन हो गया, उपभोक्ताओं की रुचि हो गई, भविष्य में कीमतें हो गई, तो ये सब बातों के समान रहने पर अगर कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाने से मांग घट जाती है। इसको हम इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म में शो कर सकते हैं। जब भी मांग का नियम पूछा जाए तो टेबल जरूर बनाइए, ठीक है ना। यहाँ पर होगा कीमत, प्राइस पर यूनिट, ये कम हो रहा है, तो इसके साथ साथ जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों में विपरीत संबंध होता है मांग के नियम के अनुसार। अब इसको इस ग्राफ के रूप में शेयर करेंगे तो मांग का ग्राफ जो होता है ऊपर से नीचे की ओर हमेशा गिरता हुआ होगा, लाइक दिस, ठीक है ना। ग्राफिक यूज करेंगे, लिखना कम पड़ेगा, दिखेगा ज़्यादा और आंसर भी में मार्क्स भी आपके पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15,
पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? 3 मार्क्स में पूछा गया, तो छोटा छोटा शॉर्ट लिखिए बहुत, क्योंकि लॉन्ग में आता है अक्सर उत्तराखंड बोर्ड में, तो लॉन्ग के भी आंसर मैंने आपको दे रखे हैं। देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैंने शॉर्ट वीडियो बता रखे हैं, बिल्कुल लिख के हुए, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर वे में सब कुछ आपको मिल जाएगा, खाली टाइप कीजिए पैमाने के प्रतिफल द इकोनॉमिक्स गुरु यूट्यूब में, तो मेरा वीडियो आपको सामने आ जाएगा। पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को जब एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तब उत्पादन के पैमाने में भी वृद्धि होता है, क्योंकि सभी साधनों में वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि 3 प्रकार से होता है: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के ह्रासमान यानी कि घटते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का मतलब होता है कि उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। जबकि पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अनुसार उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। और लास्ट है पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम, ह्रासमान प्रतिफल का नियम का मतलब ये हुआ, उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन में उससे कम वृद्धि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से शुरू होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, दैट इज 5 मार्क्स का होगा। इसका आंसर आपको 100 शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में देना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम का या फिर आप हेडिंग्स का जरूर यूज़ कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें यह रखा गया है कि मांग की कीमत लो से क्या अभिप्राय है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। अगर आपने पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए, देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंस दी है। वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बीच आनुपातिक संबंध को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। मतलब ये बताता है कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है, उसकी कंपैरिजन में वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन के संबंध को ही मांग की कीमत लोच के नाम से जाना जाता है, जो कि 5 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले सापेक्षता लोचदार मांग। सापेक्षता लोचदार मांग का मतलब होता है वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप अगर वस्तु की मांग उससे अधिक परिवर्तन होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वस्तु की कीमत को अगर 10% की वृद्धि हो रही है, तो मांग की मात्रा में अगर 15% की वृद्धि होती है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सापेक्षता लोचदार मांग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोच होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि कीमत में की तुलना में मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ग्राफिकल रूप में वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन इस स्मॉलर कम है वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के, ठीक है ना। अब ऐसे में जब इसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ये है क्वांटिटी, ठीक है, ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस। क्वांटिटी के बीच का जो गैप ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है और प्राइस में कम होगा, इसी हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट, सापेक्षता बेलोजदार मांग। सापेक्षता बेलोजदार का मतलब होता है कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में उसकी मांग में कम परिवर्तन होता है। दैट मीन्स कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होता है और मांग में कम परिवर्तन होता है, राइट। थोड़ा सा सीधा खड़ा इसका बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा ग्राफ और बहुत बढ़िया से आपको बना के दे रखा है, इसी तरह से आप डिक्टो बना लीजिए, रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग का मतलब होता है कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है, वस्तु की मांग में भी उतना ही परिवर्तन होता है, यानी कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होगा उसकी मांग में उतना ही परिवर्तन होगा। सो जो ग्राफ बनता है सीधा ग्राफ बनाएगा, जिससे कीमत में और उसकी मांग की मात्रा में एक समान गैप नजर आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्णता लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होने या बहुत कम परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन होता है, तो वस्तु की पूर्णता लोचदार मांग कहते हैं। ऐसे कंडीशन में हमेशा कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मांग में अधिक परिवर्तन होता है, इसलिए एक्स एक्सिस के सीधा बनता चला जाता है, लाइक दिस। नेक्स्ट, पूर्णतः बेलोचदार मांग। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं, और ये वाई एक्सिस के सीधा बनता चला जाता है। ये 5 प्रकार की मांग लोच होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि उत्तराखंड के पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कंपलसरी है, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो एक तरीका क्वेश्चन ये है जहाँ पर कहा गया है औसत लागत सीमांत लागत की गणना कीजिए। आपके पास कुल लागत दे रखा है, कुल लागत से औसत लागत निकालना है,
और यहाँ पर औसत लागत। अब अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ समझ में नहीं आ रहा, आपको डिटेल से पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन से जाइए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा होगा, वहाँ क्लिक कीजिए, आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर औसत लागत निकाला गया, फार्मूला यूज़ किया गया यहाँ पर AC इक्वल टू TC/Q, यानी कि कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग दिया गया है। 80 को 0 से भाग करेंगे, कुछ नहीं मिलता, डैश कर देंगे। 102 को 1 से भाग करेंगे, 102। ठीक है, 122 को 2 से भाग करेंगे, 61। इस तरह भाग करके निकाला गया। दूसरी तरफ MC, जिसका फार्मूला होता है MC इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर MC का फार्मूला होता है MC इक्वल टू TCN-1, यानी कि जिस यूनिट के MC निकाला गया उस यूनिट से के TC से उसे ठीक ऊपर वाले को माइनस किया गया। 0 यूनिट पर कुछ भी नहीं होता, ये डैश कर दिया जाता है। 102 से 80 को माइनस करेंगे 22, 122 को में से 102 को माइनस करेंगे 20। इस तरह माइनस करते चलेंगे तो आपको हमारा ये टेबल कंप्लीट फिल में। कोई भी डाउट है जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संतुलित कीमत प्रदर्शित कीजिए। हमें संतुलन कीमत प्रदर्शित करना है, हमारे पास डेटा दे रखा है, इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। सबसे पहले मार्शल के अनुसार, मार्शल ने कहा था जिस कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है उसे संतुलित कीमत कहते हैं। ऐसे में वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति होना चाहिए, जैसा कि हमारे पास दे रखा था उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर टेबल में, ये देखिए वस्तु की कीमत जब 20 है तो वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर होता है। ऐसे में इस बिंदु पर यानी कि कीमत 20 होने पर मांग और पूर्ति होती है, तो इसी को हम संतुलन मांग का स्तर बोलेंगे, संतुलन कीमत स्तर बोलेंगे। ठीक है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, ग्राफ से थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया, तो बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये हो गया डिमांड कर्व और ये हो गया आपका, ठीक है ना, सप्लाई कर्व। दोनों को आपस में रखेंगे तो बिंदु E पर आपस में मिल रहे हैं, दैट इज ये बिंदु E यानी कि 20 पर, और ये हो गया क्वांटिटी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया, रिप्रेजेंट सही से डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में, पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि चित्र के अनुसार वस्तु की कीमत ₹20 होने पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों 60 इकाइयाँ हैं। इसी कीमत पर DD और SS बराबर अतः वस्तु ₹20 संतुलित कीमत स्तर है। ठीक है, ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट पार्ट। अब हम शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, खंड व में भी सेम वही है, पहले 4 क्वेश्चन आपको MCQs होंगे, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन वेरी स्मॉल टाइप के होंगे। ठीक है ना। देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है ना, यहाँ से शुरू है, जैसे 18 क्वेश्चन अगर व्यष्टि में है तो समष्टि में भी 80 क्वेश्चन होगा, सेम वही पैटर्न रहेगा इसका भी, ये भी 40 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो ध्यान रखिएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 1 नंबर मिल गया आपको 100%। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी के लेखक कौन है, तो आंसर होगा प्रोफेसर J.M. कीन्स, दैट इज कीन्स आल्सो। कब लिखा गया ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये पुस्तक लिखी गई है सन 1936 में, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 3 चीज़, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी के राइटर है J.M. कीन्स, और लिखा कब गया है 1936 में। और किसके ऊपर लिखा गया था, 1929 की महामंदी को दूर करने के लिए। ठीक है ना, और इन्हें से जो है प्रभावी मांग AD और AS का जो है प्रादुर्भाव प्रतिपादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहते हैं, मतलब कागज से बनी हुई मुद्रा को कागजी मुद्रा कहते हैं। क्या क्या है, करेंसी नोट को बोलते हैं, दैट इज पासबुक, सोने के सिक्के, चेक, ये तो नहीं, तो करेंसी नोट जो है आपका कागजी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया का केंद्रीय बैंक है, दैट इज सेंट्रल बैंक है। व्यापारिक बैंक तो SBI है, BOB भी है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। पहला 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन शुरू करते हैं। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष से प्रारंभ हुई, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रहा था, दैट इज 1929 में। 1 नंबर मिल गया, रट लीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चेक किसका उदाहरण है, चेक साख मुद्रा का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि चेक के लिए बैंक में बैलेंस होना जरूरी होता है। बचत फलन क्या है, आय का तथा बचत के बीच के संबंध को बचत फलन कहा जाता है। दैट मीन इसको रिप्रेजेंट किया बचत फलन की S इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। आय और बचत के बीच का संबंध जो होता है वो है बचत फलन। नेक्स्ट 2 नंबर का होता है, जिसका आंसर बीच से आपको 30 शब्दों में बीच में लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सामूहिक समस्याओं का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, विदेशी विनिमय दर, सरकारी बजट, भुगतान संतुलन आदि, जो ग्रुपिंग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्यम
मध्य जैसे परिवार क्षेत्र हो गया, उत्पादक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, शेष विश्व जो भी क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्यम आय और वस्तुएं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। एक दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य उत्पादन, आय और व्यय के प्रवाह को के चक्रीय संबंधित तीन पहलू उत्पादन, आय और व्यय को कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर अर्थव्यवस्था में पहले उत्पादन हो रहा है, उत्पादन होने से आय में वृद्धि होती है, जैसे आय वृद्धि होती है तो व्यय बढ़ेगी और व्यय बढ़ने से उत्पादन दोबारा बढ़ेगी। तो इस प्रकार जो चक्र चलता रहता है, इसी चक्र को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा की चलन गति से क्या आशय है? मुद्रा की चलन गति का मतलब क्या है? मुद्रा की चलन गति से अभिप्राय यह है कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तुएं और सेवाएं खरीदी गई है। मतलब एक 10 रुपये का मान लीजिए नोट है, तो अर्थव्यवस्था में ये 10 रुपये का नोट कितनी बार घुमा, इस 10 रुपये का नोट कितना जो है यूज़ किया गया है, तो इसी ही मुद्रा की चलन गति के नाम से जाना जाता है। बाकी आपके सामने इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, सामूहिक मांग से क्या अभिप्राय है? मांग के योग को किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी निवासित लोग हैं, जो वस्तु और सेवाओं पर जो भी खर्च करते हैं, जो भी मांग होते हैं, उनका टोटल सामूहिक मांग या कुल मांग होते हैं कहते हैं। अर्थव्यवस्था में वस्तुएं मांग उपभोग और निवेश के लिए की जाती हैं। इस प्रकार वस्तुओं के उपभोग के लिए मांग तथा निवेश के लिए मांग के योग को सामूहिक मांग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ये 3 मार्क्स का है। समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, आपके सामने भी हमेशा अंतर जब भी पूछा जाए ना, तो इस तरह से कॉलम फॉर्म में बताइए। एक तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। आपके सामने कंप्लीट आंसर है, इसका आंसर को नोट कीजिए, याद कीजिए। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, अब एक्सप्लेन करने की और जरूरत मैं समझता नहीं है, फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। 3 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा के 2 ही प्राथमिक कार्य हैं, लेकिन आपको 3 मार्क्स से पूछा गया तो तब को तीसरा 1-2 कार्य और बता देना एक्स्ट्रा, जो उसके द्वितीय कार्य हैं। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की बात करें तो विनिमय का माध्यम है, दूसरा है मूल्य का मापक। विनिमय का मतलब जिसके द्वारा वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, और मूल्य का मापक मतलब मुद्रा के द्वारा ही किसी भी वस्तु एवं सेवा का मूल्य का निर्धारण होता है। मुद्रा के बिना किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण नहीं होता, इसे बोलते हैं मूल्य का मापक। बाकी इसको डिटेल से थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिएगा, 3 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध स्पष्ट कीजिएगा। दोनों में संबंध के बारे में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। उपभोग तथा बचत के योग आय के बराबर होती है, और इसी कारण से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग हमेशा ही 1 के बराबर होगा। ऐसे में इनके बीच में रिलेशन निकल के आता है, अगर MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। MPC का मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जबकि MPS का मतलब होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। दोनों का टोटल 1 होगा। ऐसे में MPC को कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस MPS, और MPS कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस MPC। राइट, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको 5 नंबर के मिलेंगे। थोड़ा सा लंबा लिखना, 80 से 100 शब्दों के बीच में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अगर कार्यों की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था की सबसे ऊपर की संस्था है, शीर्षक, जो चलन तथा साख का विकास, नियमन एवं नियंत्रण राष्ट्र के आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के उद्देश्य से करती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों की बात करें, नोटों का निर्गमन, देश के लिए नोटों को जारी करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, ठीक है, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना, और विदेशी विनिमय कोनों का संरक्षण प्रदान करना। ये उसके प्रमुख 5 कार्य है। 5 कार्यों का डिटेल्स लिखना जरूरी है। 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको लॉन्ग में ही देना है, रिटर्न वे में देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर बताइए। दोनों में अंतर बताना है, तो अंतर कुछ देख लीजिए पहले। भुगतान संतुलन मतलब भुगतान संतुलन सभी प्रकार की वस्तुओं, सेवा, पूंजीगत सौदों का लेखा जोखा होता है, जबकि व्यापार संतुलन दृश्य वस्तु और आयातों के निर्यातों का लेखा जोखा होता है। भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, जबकि व्यापार संतुलन संतुलित और असंतुलित दोनों हो सकता है। भुगतान संतुलन एक व्यापक विचारधारा है, जबकि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक अंग है। भुगतान संतुलन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को प्रकट करता है, जबकि व्यापार संतुलन में संतुलन ना होने या ना होने पर अर्थव्यवस्था का पूरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भुगतान संतुलन में चालू खाते और पूंजी खाते संपूर्ण प्रकार का विवरण होता है, जबकि व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल चालू खाते के दृश्य मदों का ही विवरण लिखा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताना है।
तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच में अगर अंतर बताना है तो कुछ डिटेल्स इसको वे में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ बिंदु के माध्यम से दर्शा सकते हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष कर आय और लाभ पर लगाया जाता है जबकि वस्तु और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, पहला। दूसरा पॉइंट, करदाता व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य कार्य योग्य संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष करों का भुगतान किया जाता है जबकि अप्रत्यक्ष करों का भुगतान अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। कर का भार, आयकर जैसे प्रत्यक्ष कर का प्रत्येक व्यक्ति पर द्वारा भुगतान किया जाता है और इसलिए कर का भार पूरी तरीके से उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो भुगतान करता है। जैसे जीएसटी अप्रत्यक्ष करों के मामले में इसका उल्टा होता है, ये जिस पर लगाया जाता है कर भार वो ना करके उसका भुगतान कोई और करता है, ठीक है। हस्तांतरणशीलता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बीच बड़े अंतर में से एक कर की हस्तांतरण दिया है। प्रत्यक्ष करों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, मतलब एक दूसरे लोगों के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, जबकि जीएसटी को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कवरेज की बात करें, प्रत्यक्ष करों का कवरेज केवल व्यापक नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति या संस्था एक निश्चित सीमा के ऊपर कमाई करने के बाद प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अगर उतना नहीं करता है तो कर की भुगतान जरूरी नहीं है। जबकि अप्रत्यक्ष कर बड़ा कवरेज है, ये हर जिस वस्तु पर लगाया जाता है, चाहे कम कमाई करे अधिक कमाई, सबको पेमेंट करना ही होता है। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति एक प्रमुख कारक है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच अंतर करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष कर का उपयोग किया जा सकता है। यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण से आगे बढ़ जाती है तो सरकार प्रत्यक्ष करों को बढ़ा सकती है जो वस्तु और सेवाओं की मांग को कम करने के लिए मुद्रा के प्रवाह को कम करेगा। दूसरी ओर प्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति का नेतृत्व ही करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नाम ध्यान रखिएगा, द इकोनॉमिक्स गुरु। एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहेगा क्योंकि एग्जाम के बाद आपको CUET का पेपर करना है, आपको कॉलेज के बीच में वो सारे डाउट को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। एक से एग्जाम दीजिए, बेस्ट लक आपके एग्ज़ाम के लिए। 31 मार्च आपका बेस्ट पेपर हो। थैंक यू, बाय।